हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं NIOS पॉलिटिकल साइंस कोड 317 चैप्टर 11, जिसका नाम है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और ये पार्ट थर्ड है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट को और पूरी बुक की वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और कमेंट में भी चेक कर सकते हैं, जहाँ पर मैं सब वीडियोस को पिन कर दूंगा। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में संसद कहा जाता है, उसमें दो भागों में लेजिस्लेचर को बांटा जाता है, फेडरल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पर जब हम सेंटर की बात करते हैं तो पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा आते हैं। और वहीं दूसरी और जब हम स्टेट की बात करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर, विधानसभा जिसे स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली कहते हैं, विधान परिषद स्टेट जिसे स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल कहते हैं, आते हैं। तो जब हम लोकसभा के अंतर्गत यानी कि देश के बारे में बात करेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा और स्टेट के लिए ये वाला पार्ट यूज़ होता है और सबके फंक्शंस सिमिलरली होते हैं अधिकतर। फिर है फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है? तो लेजिस्लेटिव फंक्शंस। फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का फर्स्ट जो फंक्शन है वो है लेजिस्लेटिव फंक्शन, जिसे बेसिकली द पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी। इसके अंदर बताया गया है कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी कि कानून बनाने की संस्था है। इधर पावर को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक तो सेंटर में और एक स्टेट में। यहाँ पर जो पावर्स बांटी गई है वो तीन लिस्ट में बांटी गई है, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में। और ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन। सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है, जिसमें से कि जो कि यूनियन लिस्ट के लिए है। और यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट को शामिल किया जाता है। तो पार्लियामेंट ही कानून बनाती है यूनियन लिस्ट के लिए, जिसमें 97 सब्जेक्ट को शामिल किया जाता है। साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर, द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट। एक तो स्टेट लेजिस्लेचर और साथ ही साथ पार्लियामेंट यानी कि स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर कॉन्करेंट लिस्ट पे कानून बनाते हैं। तो यूनियन लिस्ट में कानून बनाया जाता है सेंटर द्वारा, स्टेट लिस्ट में कानून बनाया जाता है स्टेट द्वारा, और कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और सेंटर दोनों ही कानून बना सकते हैं। अगर उनमें से कुछ कानून बने रह जाते हैं तो एनी सब्जेक्ट नॉट मेंशन इन एनी लिस्ट, अगर ऐसे कानून जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल नहीं है तो रेसिडुअरी पावर्स में इसको शामिल कर दिया जाता है। और रेसिडुअरी पावर के अंदर पार्लियामेंट ही कानून बनाती है। दस द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज वेरी वाइड। It covers the union list and concurrent list, and in certain circumstances even the state list also। तो आपने देखा है यहाँ पर कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर तीन लिस्ट बताई गई आपको, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन में कानून बनाते हैं सेंटर, स्टेट में कानून बनाता है स्टेट, कॉन्करेंट लिस्ट में कानून बनाता है दोनों के दोनों, स्टेट और सेंटर। और जो बच जाते हैं, जो इन लिस्ट में शामिल नहीं होते हैं, जो कि रेसिडुअरी पावर्स होती है या लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है उनको, इसको हिंदी में अपशिष्ट विषय कहते हैं। उस पर कानून पार्लियामेंट बनाता है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट can ask question and supplementary question regarding any matter connected with the affair of the central government। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है किसी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो कि रिगार्डिंग एनी मैटर कनेक्टेड विद द अफेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये पार्लियामेंट
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, एमपी होते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो कि जुड़े होते हैं अफेयर और या सेंट्रल गवर्नमेंट के अफेयर से जुड़े होते हैं। द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी डे ऑफ पार्लियामेंट रिलेट्स टू क्वेश्चन आवर। जब फर्स्ट आवर बीत जाता है तो ये रिलेट्स करता है क्वेश्चन आवर को, जहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी द्वारा। विच द मिनिस्टर्स हैव आंसर द क्वेश्चन रेज बाय द मेंबर, जो कि मिनिस्टर्स को आंसर देने ही होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर से क्वेश्चंस पूछते हैं। इफ द मेंबर आर नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट आंसर देन दे में डिमांड सेपरेट डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट। अगर जो मेंबर्स हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं गवर्नमेंट के आंसर से, यानी कि जो एमपी हैं वो खुश नहीं होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं जो गवर्नमेंट ने आंसर दिया है उससे, तो वो डिमांड कर सकते हैं एक सेपरेट डिस्कशन की उस सब्जेक्ट पर। द पार्लियामेंट ऑल्सो एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। जो पार्लियामेंट है एक्सरसाइज करती है, कंट्रोल करती है किस पर, एग्जीक्यूटिव, थ्रू सेवरल मोशंस। फॉर एग्जाम्पल कॉलिंग अटेंशन नोटिस और अर्जेंट मोशन। तो यानी कि वो नोटिस भी दे सकती है और स्थगित भी कर सकती है किसी भी मोशन को। लोकसभा कैन एक्सप्रेस इट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द एग्जीक्यूटिव ऑफ डिसअप्रूविंग बजट और मनी बिल और इवन एन ऑर्डिनरी बिल। लोकसभा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखा सकती है, डिसअप्रूव कर सकती है बजट को, मनी बिल को या ऑर्डिनरी बिल को। होते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। नेक्स्ट है फाइनेंशियल फंक्शन। द पार्लियामेंट परफॉर्म इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल फंक्शन। जो पार्लियामेंट है इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल फंक्शंस को बताती है। इट इज द कस्टोडियन ऑफ द public money. It controls the entire purpose of central government. No money can be spent. और इनका जो कंट्रोल होता है एंटायर परस्यू पे होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के। नो मनी कैन बी स्पेंट विदाउट इट्स अप्रूवल। तो बिना किसी अप्रूवल के बजट अप्रूव नहीं किया जा सकता है और कोई भी जो पैसा है वो खर्च नहीं किया जा सकता है। जो फाइनेंशियल फंक्शंस के अंदर पार्लियामेंट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो बिना किसी अप्रूवल के उसमें से पैसा यूज़ कर सके। तो आपने द फाइनेंशियल फंक्शन में जाना कि बिना किसी पार्लियामेंट के बिना कोई भी धनराशि यूज़ नहीं की जा सकती है, पैसा खर्च नहीं किया जा सकता है। फिर है द इलेक्टोरल फंक्शंस। इसके अंदर द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वन मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। एज सच दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दे इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट। द लोकसभा इलेक्ट इट्स स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर एंड द राज्यसभा इलेक्ट्स इट्स डेप्यूटी चेयरमैन। यानी कि संसद के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो सारे इलेक्टोरल कॉलेज के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उनको इलेक्ट करते हैं। और लोकसभा इलेक्ट्स इट्स स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। लोकसभा इलेक्ट करती है स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को, राज्यसभा इलेक्ट करती है उसके डेप्यूटी चेयरमैन को। नेक्स्ट है पावर ऑफ रिमूवल। यानी कि सर्टन हाई फंक्शनरीज में बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द पार्लियामेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में बी रिमूव्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। यानी कि इसके अंदर पार्लियामेंट में पावर है कि वो प्रेसिडेंट तक को भी हटा दे, पर प्रेसिडेंट का जो प्रोसेस होता है वो इम्पीचमेंट द्वारा ही हटाए जा सकते हैं। जैसा कि आप प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, जो कि इम्पीचमेंट के द्वारा ही हटाए जाते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बताया गया है कि जो अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पार्लियामेंट बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन
जो भी किया जाता है आर्टिकल 368 के द्वारा किया जाता है, पर इसके अंदर जो संशोधन किया जा रहा है, इससे जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुँचे। बाकी अमेंडमेंट जो किया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया जा सकता है आर्टिकल 368 से। और ज़्यादातर जो भी अमेंडमेंट होता है वो स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा ही होता है, जो आगे अभी आप देखेंगे। नेक्स्ट है मिसलेनियस फंक्शंस। अब कौन कौन से और भी हैं जो फंक्शंस हैं पार्लियामेंट के। हम ये मानते हैं कि जो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं इमरजेंसी, वो कर सकते हैं, पर सारी की सारी जो पावर्स है वो पार्लियामेंट के द्वारा ही अप्रूव होती है, जिसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा से ही अप्रूवल लेना पड़ता है प्रेसिडेंट को। और साथ ही साथ अगर एक राज्य में से दो राज्य बनाने हैं या कुछ दो राज्यों को जोड़कर एक राज्य बनाना है, एक स्टेट बनाना है, तो ये भी पावर पार्लियामेंट के पास है। जैसे कि रिसेंट ईयर में सन 2000 में, ईयर्स 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड को क्रिएट किया गया था। साथ ही साथ जो पार्लियामेंट है अदर स्टेट को भी इंडिया से जोड़ सकती है, जैसे कि सिक्किम को 1975 के अंदर इंडिया से जोड़ा गया था। पार्लियामेंट एबॉलिश कर सकती है या क्रिएट कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी स्टेट की। दिस इज डन ओनली द रिक्वेस्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट असेंबली। पर ये जो किया जा सकता है वो रिक्वेस्ट से किया जा सकता है कंसर्न स्टेट असेंबलीज की। तो ये आपने पढ़ा फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। अब लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में के द्वारा या पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है, किस तरीके से कानून बनाए जाते हैं। एक बिल को कानून बनने तक कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं इस फ्लो चार्ट से। यहाँ पर बिल यहाँ पर पेश होता है और कुछ चीज़ों से गुजरते हुए यहाँ पर वो बन जाता है लॉ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली द पार्लियामेंट इज लॉ मेकिंग बॉडी। तो यानी कि कानून बनाने की या लॉ बनाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। और जो बिल है वो पार्लियामेंट से ही पास होके ही बनता है, लॉ बनता है। इसके दो टाइप्स हैं, बिल्स के चार टाइप्स बता रखे हैं। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। और विधानसभा में एमएलए मेक लॉज फॉर स्टेट बाय सिटिंग इन विधानसभा। विधानसभा में बैठकर एमएलए कानून बनाते हैं और वहीं दूसरी ओर पार्लियामेंट में बैठकर एमपीज कानून बनाते हैं। बिल को 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, रीडिंग 1, रीडिंग 2, रीडिंग 3 से। आप इस फ्लो चार्ट को भी आप देख सकते हैं कि बिल किस तरीके से बनता है लॉ। यहाँ एक लॉ मेकिंग प्रोसेस बता रखा है। सबसे पहले पीपल एंड पॉलिटिकल पार्टी किसी बिल को किसी चीज़ की डिमांड करती है तो तब वो बिल को पेश करती है पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा के पास पहुंचता है। जब वो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है तब प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होना या उनकी सहमति होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके कोई बिल एक लॉ बनता है। अब हम इन चारों टाइप्स के बिल को पढ़ेंगे। फर्स्ट है ऑर्डिनरी बिल, जो कि आर्टिकल 107 में दे रखा है और आर्टिकल 108 में भी इसका मेंशन किया गया है। एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज़ राइट टू इंट्रोड्यूस एन ऑर्डिनरी बिल, यानी पार्लियामेंट के हर मेंबर को ऑर्डिनरी बिल पेश करने का राइट है। ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस होता है किसी भी हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। दिस बिल इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये जो बिल है इंट्रोड्यूस हो सकता है प्राइवेट मेंबर से या मिनिस्टर से पार्लियामेंट के।
और ये जो ऑर्डिनरी बिल है दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट बिल और एक दूसरा होता है नॉन गवर्नमेंट बिल। यहाँ आप देख सकते हो गवर्नमेंट बिल है और एक नॉन गवर्नमेंट बिल है। और जो गवर्नमेंट बिल है अब मिनिस्टर मूव्स अ गवर्नमेंट बिल, और जो गवर्नमेंट बिल जो लाया जाता है वो मिनिस्टर्स के द्वारा लाया जाता है, और नॉन गवर्नमेंट बिल को एमपीज द्वारा लाया जाता है। और पार्लियामेंट में जो बिल पास होने का सेवरल स्टेजेस होती है, जैसा अभी मैंने बताया था, रीडिंग 1, रीडिंग 2, रीडिंग 3। अब हम पढ़ते हैं मनी बिल को। और ये जो ऑर्डिनरी बिल है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, जैसा अभी बताया भी गया था। ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब हम पढ़ेंगे मनी बिल के बारे में, जिसका वर्णन एक्सप्लेन किया गया है आर्टिकल 110 के अंदर। मनी बिल होता क्या है आप शॉर्ट में लर्न कर सकते हो कि जो डील करता है मनी मैटर से, फॉर एग्जाम्पल इम्पोजिशन, एबोलिशन या ऑल्टरनेशन ऑफ एनी टैक्स और द रेगुलेशन, ये सभी मनी बिल कहे जाते हैं। मनी बिल जो है इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, राज्यसभा में पेश नहीं होता है, एंड टू विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ एन हाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। तो मनी बिल जो है इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है, और इसमें इसका अप्रूवल पहले से ले लिया जाता है प्रेसिडेंट से। और जब ये बिल पास होता है तो लोकसभा द्वारा राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा मनी बिल को 14 दिन के लिए रख सकता है। राज्यसभा का कोई हक नहीं है कि वो मनी बिल को रिजेक्ट करे। राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती है, चाहे उसको पसंद हो या ना हो। तो राज्यसभा में अगर वो उनकी रिकमेंडेशन है या वो चाहते हैं पास करना तो ठीक है, नहीं चाहती है राज्यसभा कि ये बिल पास हो तब भी वो पास माना जाएगा, क्योंकि लोकसभा की सीटें ज़्यादा होती है राज्यसभा से। तो यानी कि लोकसभा अगर चाहता है तो बिल वो पास ज़रूर होता है, और उसके बाद में प्रेसिडेंट के साइन उसमें होते हैं। फिर है फाइनेंशियल बिल, जो कि आर्टिकल 117 में दिया गया है, मेंशन किया गया है। इसके अंदर हम फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 1171 और फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 1173 को पढ़ेंगे। ये इसमें ही मेंशन किया गया। फाइनेंशियल बिल 1171 में क्या बताया गया है, इट डिवाइन्स एज अ बिल दैट कंटेन्स मैटर नॉट ओनली रिलेटेड टू आर्टिकल 110, यानी कि जो मनी बिल पे जो ऐसे मैटर जो मनी बिल में नहीं आते वो आर्टिकल 1171 के अंदर पेश किए गए हैं, शो किए गए हैं। और आर्टिकल 1173 इसके अंदर भी जो मनी बिल के अंदर इंक्लूड नहीं होते वो ही बिल को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो कि आर्टिकल 368 में बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि जो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, आर्टिकल 368 बताता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन के में अमेंड करे, उसकी पावर में मतलब उसके प्रोसीजर के अंदर अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को अब पास या उसको संशोधित या अमेंड किया जा सकता है आर्टिकल 368 द्वारा, पर एक शर्त रखी गई है, इससे बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं होना चाहिए। दिस वॉज रूल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द केशवानंद भारती केस। इस केस को भी आप रीड कर सकते हैं, केशवानंद भारती केस 1973, ताकि और अच्छे से आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को समझ सकें। तो हमने पढ़ा इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाती है कि वो संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोसीजर को अमेंड कर सकती है। और कौन कौन से तरीकों से कर सकती है, कितने टाइप्स है, इसमें सिंपल मेजॉरिटी है, स्पेशल मेजॉरिटी है, और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट्स आते हैं। सिंपल मेजॉरिटी के अंदर क्या होता है
सिंपल मेजॉरिटी को 368 आर्टिकल से अलग रखा गया है, यानी कि इसके अंदर आर्टिकल 368 यानी कि 368 आर्टिकल के अंदर सिंपल मेजॉरिटी को नहीं डाला गया है। और सिंपल मेजॉरिटी से पास होने के लिए, संशोधन करने के लिए इसमें कोरम होना चाहिए। कोरम का मतलब 10% लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स होने ही चाहिए। और सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? अंडर आर्टिकल 368(2) में के द्वारा पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन बाय पासिंग अ बिल विद अ स्पेशल मेजॉरिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई संशोधन करना है तो भी आर्टिकल 368 के द्वारा सिंपल मेजॉरिटी से इसको पास किया जा सकता है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी स्पेशल मेजॉरिटी से ही संशोधित किया गया या अमेंड किया जा सकता है। इसके अंदर जो सीटें होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंपल मेजॉरिटी के अंदर 10% लोकसभा राज्यसभा की सीट होना चाहिए, पर सिंपल स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर लोकसभा या राज्यसभा के 50% प्लस में 1 मेंबर होना जरूरी है। जैसे कि सपोज करो कि लोकसभा की सीटें 543 है, अगर ये फुल सीटें हैं तो 50% प्लस में 1 का रूल लगेगा। अगर पूरी की पूरी सीट फुल नहीं होती है तब स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा अमेंड किया जाएगा, 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। और जो भी मेंबर लोकसभा के अंदर है, चाहे वो 500 हो या 540 हो, यानी कि अगर वो पूरे मेंबर ना हो तो जितने भी मेंबर शामिल हैं लोकसभा के अंदर या वो जो वोट कर रहे हैं उनके 2/3 मेजॉरिटी से स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा अमेंड किया जाता है। नेक्स्ट है बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट विद द रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, या इसको आप कह सकते हो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स, यानी कि इसके अंदर स्पेशल मेजॉरिटी तो होनी ही चाहिए, साथ में कंसेंट भी होना चाहिए स्टेट्स का, तब जाके इसमें अमेंड किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि स्पेशल मेजॉरिटी को अब सपोर्ट करे हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि विधानमंडल के सदस्य स्पेशल मेजॉरिटी को सपोर्ट करें। साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर विल सपोर्ट विद सिंपल मेजॉरिटी, और स्टेट लेजिस्लेचर करेगा सपोर्ट सिंपल मेजॉरिटी द्वारा। प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय दिस प्रोसेस, और प्रेसिडेंट तक भी इस स्पेशल मेजॉरिटी प्लस में कंसेंट ऑफ स्टेट द्वारा चुने जाते हैं। साथ ही साथ सेवंथ सूची में 7th शेड्यूल हो गया या पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया सेंटर स्टेट में, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर अमेंड किया गया, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी प्लस में कंसेंट ऑफ स्टेट्स के द्वारा ही अमेंड किया जाता है। नेक्स्ट है द बजट, जो कि आर्टिकल 112 के अंदर बताया गया है। बजट क्या होता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। इसके अंदर 2 तरीके के पार्ट होते हैं, रेलवे बजट और जनरल बजट। रेलवे बजट को रेलवे मिनिस्टर द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, वहीं दूसरी और जनरल बजट को फाइनेंशियल मिनिस्टर द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि आपने पढ़ लिया है फाइनेंशियल बिल के अंदर क्या क्या होता है, टैक्सेशन प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट होता है। नेक्स्ट है जो डिपार्टमेंटल सिलेक्ट कमिटीज की गई थी 1993 से 1994 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो लोकसभा है सेटअप करती है कमिटीज को, मेजर मिनिस्टर्स की और डिपार्टमेंट्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट की, और ये जो कमिटीज है जब अपना रिकमेंडेशन दे देती है तब वो लोकसभा को ये भेज देती है। और जब बजट के ऊपर बातचीत हो जाती है तब लोकसभा को इसकी को 3 वीक्स तक पोस्टपोन कर दिया जाता है, और लोकसभा और राज्यसभा कैन टेक प्लेस ओनली 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड कोरम। लोकसभा और राज्यसभा तभी आ सकते हैं, मतलब मीटिंग कर सकते हैं अपने, जब कोरम होता है। कोरम का मतलब ये होता है
जब लोकसभा के 10% या राज्यसभा के 10% मेंबर शामिल हो। तो ये था कोरम और पार्लियामेंट्स के बारे में आपने पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।